अच्छा सर, बलूचिस्तान की सूरत हाल पे हम वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम चूँकि इंडिया की पहले बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि भारत कोई, क्या आपको लग रहा है कि कोई मिस एडवेंचर जो है 2019 जैसा करेगा? अगर ऐसा होता है, उस वक़्त की जो क़ियादत थी और आज की क़ियादत में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक अगर भारत की जानिब से ऐसा कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये है कि वो अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि कितना बड़ा रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तान की जानिब से आएगा। देखिए, मैं अपने छोटे से तजर्बे को बुनियाद बनाकर जो 7-8 महीने का था, आप लोग ये भूल रहे हैं कि हमारे दौर में ही, निगरान दौर में, हमने ईरान में एक रिस्पॉन्ड दिया था, अफ़गानिस्तान में भी कुछ चीज़ें हुई थी। मेरा जो करंट आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन और जो मेरे काम का तजर्बा उनके साथ हुआ है, मेरा मशवरा है, मानना ना मानना तो चले, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, साइज़ बड़ा है, इकॉनमी बड़ी है, डिफेंस फोर्सेस उनकी बड़ी हैं, वो उनकी कैलकुलेशन में भी नहीं होगा जो रिस्पॉन्स इनकी जानिब से आएगा। अच्छा, दे प्रॉबली वुड नॉट इवन बी थिंकिंग, और जो डिटर्मिनेशन का लेवल है ना, वो उसकी एग्जिबिशन आ जाएगी, उसका मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लग ऐसे रहे कि हिंदुस्तान मीडिया पे जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान अमली तौर पे कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का इदराक न इंडिया के मीडिया को है, न इंडियन पॉलिटिशियंस को है। वो बस वैसे ही पाकिस्तान को एक वॉक ओवर समझ बैठे हैं। लेकिन जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त वो शायद बेचारे सबसे ज़्यादा अवेयर भी हैं और घबराए हुए भी हैं, क्योंकि उनको पता है। देखिए, मैं सिंपल इस मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से एक चीज़ जानता हूँ कि देयर वुड बी ए प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, विलेज फॉर अ विलेज, टाउन फॉर अ टाउन, सिटी फॉर अ सिटी एंड अ कंट्री फॉर अ कंट्री इफ़ फोर्स्ड। अच्छा, आपने आसिम मुनीर के साथ चूँकि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपने काम किया, तो आप समझते हैं कि ये माजी के जो चीफ्स हैं ये उनसे मुख्तलिफ हैं रिस्पॉन्ड करने में? ये बिल्कुल, यानी कोई सोच भी नहीं सकता जिस तरह ये रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, मैं उनका तकाबुल अपने माजी के चीफ्स के साथ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं खुशहाल का एक शेर है कि पशान दखपल यारा बे वकीला बे रहबारा जो खुशहाल ची यगाना यमला तरोसा। ये यगाना है, ये यूनिक है। एक तो हिंदुस्तान को ये बात अगर सुनना चाहते हैं सुने, नहीं सुनना चाहते हैं हम तैयार हैं। ये जो फ़ौज है, इसके आर्मी चीफ से लेकर इसके सूबेदार मेजर तक, इसके सिपाही तक, इसके लेफ्टिनेंट से लेके कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ये बैटल हार्डन्ड आर्मी है। इन्होंने गोलों की आवाज़ें सुनी हैं, इनके हमसाये में गोले गिरे हैं 15-20 साल से। इन्होंने सीनों पे ज़ख़म सजाए हैं 20 साल से। शायद हमारे, मैं फिर कह रहा हूँ, आर्मी चीफ से लेकर आप जाएं देखें कि इन्होंने ब्रिगेड किधर कमांड की, आपको पता चल जाएगा। वो बैटल हार्डन्ड एरिया, वो कोई COS पिंडी में नहीं बैठे हुए थे। ब्रिगेड कमांड इन तमाम लोगों ने, मैं किसी एक को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि इस वक्त उनका जिक्र आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनमें से हार्ड एरिया जंग की सूरत-ए-हाल इन्होंने खुद, उसका एक्सपोजर उनको हुआ है। इनके अंडर कमांड की शहादतें हुई हैं, इन्होंने दुश्मन के बंदे मारे हुए हैं। ये लड़ाई की असल रूह को चख चुके हैं। हिंदुस्तान पिछले 20 सालों में, 30 सालों में एक ही स्कर्मिश मुझे उनकी याद पड़ रही है, और वो है ये दुखलाम में जो इन्होंने चाइना के साथ किया। डंडों से भागे हैं ये। वो चाइनीज़ डंडे शंडे उन्होंने उठाए हुए थे, को बहुत हैवी एक्सचेंज आर्टिलरी की या बहुत हैवी बम्बार्डमेंट एक दूसरे के साइड पे, मुझे मेरे नॉलेज में नहीं, हो सकता है हुआ हो। मैंने 12 वो जो वीडियोस देखी हैं, डंडों से इन्होंने मारा, डंडों से मार के इनको भगाया। ये बहुत बड़ा फ़र्क होगा। ये हमारी एयरफोर्स जिस अंदाज में एयर मैनेवरेबिलिटी उनकी हो रही है,
जिस अंदाज में अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, तो इनको सप्लाई में भी कोई चैलेंज सामने मुझे नहीं लग रहा कि आ रहा होगा। ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, वो जो कंपैरिजन किया जाता है और भारतीय मीडिया भी बहुत सा इस तरह चला रहा होता है कि जी पाकिस्तान जो है वो इतने दिन तक जंग लड़ सकता है, इतने दिन तक सर्वाइव कर सकता है। कुछ लोग हमारी माजी की क़यादत से भी ये चीज़ें एट्रीब्यूट करके बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जंग होती है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो नेवल, एयर और लैंड मिलिट्री आर्मी की जो कैपेबिलिटी है, मेरे ख़्याल में जो कंपैरिजन मैं कन्वेंशनल करता हूँ वो इंडिया का साइज़ इन टर्म्स ऑफ इट्स टैंक्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रूप्स, उनकी आर्टिलरी, उनकी इन्फेंट्री, उनकी बाकी चीज़ें 1 to 5, 1 to 6 कन्वेंशनल उनका साइज़ बड़ा है। अच्छा, साइज़ बड़े होने का कतन मतलब ये नहीं है कि वो कम साइज़ वाले को ओवरकम कर लेंगे। जिस तरह मैंने बैटल हार्डन फ़ौज के ज़िक्र यहाँ पे किया, इस बड़े साइज़ का लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं। वैसे तो उनकी 1.5 अरब की आबादी है, वो अपने रेलवे के लोग भी फ़ौज में भर्ती कर सकते हैं, अपने जो एयर सर्विस के लोग हैं उनको भी भर्ती कर सकते हैं और बढ़ जाएंगे। उस साइज़ के बढ़ने से उनकी जो फाइटिंग मशीन की क्वालिटी है वो नहीं बढ़ रही। कोई रियल टाइम जंग ये मुझे बताएं जो इन्होंने लड़ी हो अभी तक। इन्होंने कुछ 30-40 साल से मुझे बड़ी बैटल इंडियन साइड पे नज़र नहीं आ रही। LOC पे फायरिंग हो गई, अपनी पोस्टों में बैठे हैं, हम अपनी तरफ बैठे हैं। इस हद तक कारगिल एक हुआ जिसमें ये मिलिटरीली बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन पे थे, वो भी डिसएडवांटेज टू देयर साइड। ऐसी सूरत में जो हमारा कन्वेंशनल रिस्पांस है, और याद रखें, ये मैं बहुत, मुझे इधर मौका दीजिएगा कि पूरी दुनिया को जो ये नुक्ता समझना है कि व्हाई डिड पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट, व्हाट वाज द नीड, हमें ज़रूरत क्या थी। हमें हिंदुस्तान ने इस खित्ते में फोर्स किया कि हम न्यूक्लियर पाथ अपनाएं। 1971 आवर साइज इज़ स्मॉलर, और एक बड़ा दुश्मन आकर हमें 2 लख्त कर देता है। द लेसन वॉज कि इफ़ वी हैव द डेटरेंस, जो कि कन्वेंशनल इनकी जो एडवांटेज है उसको डिटर कर सके, उसको रोक सके, तो ये कभी इस तरह की ज़रूरत नहीं करेंगे। दिस वॉज द आइडिया, दिस वॉज द थॉट प्रोसेस विच लेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान। उसको काकड़ साहब, खौफ हमारे एटम बम से है, हमारी कन्वेंशनल वार में हमारी जो सलाहियत है उस पे है, हमारी फ़ौज की तरबियत जो है उस पे है, या जज्बे से उसको खौफ है? मुझे ऐसे लगता है उनके यहाँ खौफ से के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वो इन तमाम चीज़ों का इदराक रखते हैं, जज्बे का भी रखते हैं, सलाहियत का भी रखते हैं, इंटेंट और कैपेसिटी दोनों का उनको पता है। मसला ये है कि इतनी बड़ी रेलेवेंस ये ब्राह्मण समझता है कि पिछले अशोका से लेकर अभी तक हिंदुस्तान को बिन अक़वामी अफेयर्स में नहीं मिली जो आज मिली हुई है रेलेवेंस। वो मेसोपोटामिया के साथ कनेक्टेड नहीं था, वो इजिप्ट के साथ कनेक्टेड नहीं था, जो उस वक्त की डिस्कवर्ड दुनिया थी, छोटी सी अपनी जगह पे इस खत्ते में ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। पहली मर्तबा अशोका से लेकर अब तक 2000 साल बाद, पिछले 20-25 सालों से ये समझता है कि दुनिया में इसको पूछा भी जा रहा है, इसकी रेलेवेंस भी है, हर कैपिटल्स में इनको वेलकम भी किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो 1/4 साइज़ का पाकिस्तान है, वो कैसे घुटने नहीं टेक रहा और सजदा रेज क्यों नहीं हो रहा? ये सजदा रेज नहीं हो रहा, रेजिस्ट कर, आप पूरे एशिया में देखें कौन रेजिस्ट कर रहा है। हिंदुस्तान की अपने अंदर जो पॉपुलेशन है उनको इन्होंने ज़िरनगू कर दिया, जो मुस्लिम मिनॉरिटी है, जो क्रिश्चियन मिनॉरिटी है, सिखों के साथ जो जुल्म 1984 में सिखों के साथ हुआ है, बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में किसी कम्युनिटी के साथ शायद इतना बड़ा जुल्म ना हो। वो जेनोसाइड जो इन्होंने दिल्ली में और दिल्ली के बाज़ारों में रियासत ने करवाया, जेलों से क्रिमिनल्स को छोड़ा,
सिखों की घरों पे, कारोबार पे उनकी निशानदेही की गई, उनको असला दिया गया और 10 दिन की खुली छूट दी गई कत्तो गारतगरी की। तो वो ज़ख़म अभी भी वहाँ पर हरे हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन तमाम, बांग्लादेश, कौन रेजिस्ट कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली? द आंसर इज़ पाकिस्तान, जिसकी वजह से इनकी जो पाकिस्तान से नफ़रत है, जो पाकिस्तान ऑब्सेशन है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और वो ये समझते हैं कि अगर इस खत्ते में एक पाकिस्तान पे काबू पा लिया गया तो फिर ये खत्ते के सबसे बड़े चौधरी बन के हेजेमॉन के तौर पे उभरेंगे।